धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक बड़ी खबर आजकल दुनिया के पैमाने पर उभर रही है, उसको लेकर भारत में जितनी चर्चा होनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही है, जबकि भारतीयों के लिए ही सबसे ज्यादा चिंताजनक है वो खबर, क्योंकि साउथ अफ्रीका में भारतीयों पर हमले किए जा रहे हैं, उनके पेट्रोल पंप लूटे जा रहे हैं, उनके घरों में आग लगाई जा रही है, उनकी बहू बेटियों की इज्जत भी वहाँ पे महफूज नहीं है। ये वो भारतीय हैं जो सैकड़ों साल से वहाँ पे बसे हुए हैं और वहाँ के विकास में इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है। ये खबर आपके सामने आने के बाद पहला सवाल आपके जहन में ये उभरना चाहिए कि आखिर इन भारतीयों को वहाँ पे क्यों निशाना बनाया जा रहा। दूसरा, जो निशाना बना रहे हैं वो आखिर लोग किस आधार पे निशाना बना रहे हैं, और क्या जिस आधार पे निशाना साउथ अफ्रीका में आज भारतीयों को बनाया जा रहा है उसी आधार पे निशाना भारत के अंदर मुसलमानों को बनाया जाता है। ये कहना है देश के जाने माने वकील, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, आप उनकी बेबाकी को जानते होंगे, बहुत सारे जगह उनके इंटरव्यूज़ आते हैं। नाम है महमूद पराचा। तो उनसे पूछेंगे कि साउथ अफ्रीका में जो बवाल चल रहा है भारतीयों के खिलाफ, उसे वो हिंदुस्तान में यानी कि भारत में मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं और उसमें आरएसएस की भूमिका उनको कैसे नजर आती है। दिलचस्प पहलू हो सकता है। तो हमारे साथ वो स्काइप पे जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया अकरम रईस साहब। आप भ्रष्टाचार के आरोप में वहाँ का राष्ट्रपति जैकब जुमा पकड़ा जाता है और वहाँ उसके समर्थक जो है वो हिंसा करने लग जाते हैं और हिंसा करते वो भारतीयों को भी टारगेट करने लग जाते हैं। इसमें आपको आरएसएस वाली थ्योरी कहाँ से नजर आ गई? पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि ये जो मेरा कंसर्न है, पूरे दुनिया में जहां जहां भी एनआरआईज गए हैं, खास तौर पे ऐसे भारतीय मूल के लोग जो कि सैकड़ों साल पहले अंग्रेजों द्वारा ले जाए गए थे, जैसे फिजी है, मॉरिशस है और वेस्ट इंडीज है जी, अमेरिका भी है और दूसरी जगह भी है, जो गुलामों के तौर पे ले जाए गए थे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहुत सारी जगह ले जाए गए थे भारतीय। ज्यादातर वो लोग मूल निवासी थे, यानी कि जिन्हें अब हम अम्बेडकरवादी कहते हैं जी, वो लोग थे जिनको ले जाया गया। उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी अनथक कोशिशों से वहां पे भी अपना गुलाम होने के बावजूद भी अपना एक वजूद बनाया वहां पे और उन देशों की प्रगति में बहुत बड़ा रोल अदा किया। लेकिन आज उन्हें एकदम विदेशी बता के लूटा जा रहा है, मारा जा रहा है। ये शुरुआत है और मैं बहुत कंसर्न हूं उन भारतीयों के लिए, भारतीय मूल निवासियों के लिए जो लोग इन कंट्रीज में गए हुए हैं पूरी दुनिया में। देखिए, तो उनके लिए मेरी बहुत बड़ी चिंता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लेकिन ये सीखा कहां से उन्होंने और ये ट्रिगर ऑफ कैसे किया, जो दोनों आपने महत्वपूर्ण सवाल बताए जी। सीखा कहां से उन्होंने ये और ट्रिगर कैसे हुआ? ट्रिगर हुआ जो मनुवादी मानसिकता है, जो एक ज़ायनिस्ट मानसिकता है पूरी दुनिया में, कैपिटलिस्ट यानी कि साम्राज्यवादी, या जिन्हें कहते हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट लॉबी है, वो हर जगह जाके एक ही काम करेगी, उस देश की आम जनता का पैसा चुराएगी, लूटेगी, खसोटेगी और भाग खड़े होंगे। हमारे देश में भी देख रहे हैं आप ये जी। माल्या, मोदी, कितने मोदी भाग गए देश से बाहर, हजारों करोड़ चुरा के, कितने माल्या भाग गए और चौकसी भाग गए, हजारों लाखों करोड़ रुपए चुरा के देश का भाग गए। यही काम वो कैसे करते हैं? क्योंकि जैसे यहां भारत में अभी मोदी सरकार है, उसको अंबानी और अदानी की सरकार कहा जा रहा है, किसान आंदोलन हो या क्यों कुछ भी हो। उसी प्रकार से एक गुप्ता बंधु हैं जो 90 के दशक में वहां गए एक छोटे से काम के लिए, लेकिन क्योंकि वो मनुवादी मानसिकता वाले लोग थे, उन्होंने जाके करप्शन फैलाई और उनके ऊपर जो वहां इल्जाम है वो ये है कि जैकब जुमा जो थे उनके वो पारिवारिक व्यक्ति बन गए और उन्होंने पूरे साउथ अफ्रीका की आम जनता का पैसा लूट खसोट लिया, जैसे यहाँ पे मोदी और अडानी, अंबानी ये सब कार्य कर रहे हैं और भाग जाते हैं देश से। उसी प्रकार से जो ये गुप्ता बंधु भी हैं वो वहां से पैसा लूट के जैकब जुमा साहब के साथ मिलकर पैसा, वहां का सारा लाखों करोड़ रुपए, वहां से रुपए के अगर हिसाब से किया जाए, या लाखों बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां से चुरा के भाग गए। अब शायद कहीं वो दुबई वगैरह में छुपे हुए हैं, वहां पे उनके खिलाफ सारे मुकदमे चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं जी। पकड़ा गया वहां पे वहां का राष्ट्रपति, वो भाग गए, पैसे इन्हीं के पास है, राष्ट्रपति को भी शायद इन्होंने धोखा दे दिया होगा।
यही हमारे देश के शासन अध्यक्ष को भी सोचना चाहिए कि सब धोखा देके भाग जाएंगे ये सब। तो मगर कहने का मतलब ये है कि उसका जो लोगों का जो गुस्सा हो रहा है, अब ये सीखा कहां से उन्होंने? सीखा उन्होंने ये मनुवादी मानसिकता जो आरएसएस के लोग यहाँ पे फैला रहे हैं कि मुस्लिम आक्रांता बाहर से आए, सैकड़ों साल पहले आए और वो उन्होंने देश को लूटा और वो देश पे कब्जा कर गए और आज भी लूट रहे हैं। तो गुप्ता ने गलती की, एक परिवार ने सिर्फ, जो मनुवादी मानसिकता का है, और उसका जो गुनाह है, उसका जो सजा है, वो पूरे वहां पे भारतीय भुगत रहे हैं, जो कि बेचारे वहां सैकड़ों साल से रह रहे हैं। वही काम, हालांकि मैं इस थ्योरी को बिल्कुल मानता नहीं हूं कि आक्रांता बाहर से आए, मगर वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। अगर ऐसा झूठे भी मान लिया जाए, आक्रांताओं ने बाहर से आके कुछ गलती की या एक आध किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने आज भी गलती की और देश का कुछ पैसा चुराया, तो उसकी सजा या तो पूरे मुसलमानों को नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन यही फॉर्मूला देश में नफरत की राजनीति फैला के मुसलमानों के प्रति आरएसएस फायदा उठा रही है। लेकिन ये फॉर्मूला रेप्लिकेट यानी कि दोहराया जा रहा है साउथ अफ्रीका में। और मेरी बहुत बड़ी चिंता यह है कि भारतीय मूल के लोग हैं, उनको सभी देशों में ये आरएसएस और मनुवादी मानसिकता का फॉर्मूला जो भारत में मुसलमानों के साथ अपनाया जा रहा है, वो ना अपनाया जाए। तो मैं इसके लिए कुछ सोल्यूशन भी देना चाहता हूं। आप अपना ठीक है, सोल्यूशन पे आएंगे, लेकिन अभी तक आपकी जानकारी जो आपने रखी तमाम चीजें, उससे कई सारे सवाल पैदा होते हैं। आपने कहा माल्या भाग गया, मेहुल चौकसी भाग गया, मोदी भाग गया, तो क्या हमारे यहाँ इंडिया के अंदर मेहुल जितने, जो चौकसी जितने हैं, मोदी जितने हैं या माल्या जितने हैं, लोगों ने उनके ऊपर अटैक तो करना शुरू नहीं किया? आप कैसे जोड़ रहे हैं साउथ अफ्रीका से इसको? देखिए, हाँ, अटैक किस पे हो रहा है कि जो बुनियादी नफरत फैलाई जा रही है मुसलमानों के प्रति, किस लिए फैलाई जा रही है कि तुम्हारे जो विदेशी लोग हो तुम और तुम यहां पे आ गए। उसी प्रकार से भारतीय वहां पीसफुली रह रहे थे ना अब तक, वहां की अब उनके ऊपर इल्जाम क्या लग रहा है? वो देखिए, गुस्सा कहीं का है, निकल कहीं रहा है। गुस्सा तो यहां भी यही है, लेकिन उसको वेंट दे रहे हैं एक फॉर्मूले के तहत मुसलमानों के ऊपर। जो देश की इकोनॉमी खराब हो रही है मुसलमानों की वजह से हो रही है क्या? देश में लूटमार जो 20 लाख करोड़ से ऊपर, अभी पिछले 7 साल में ही 7 लाख करोड़ से ऊपर तो डेटाज आ रहे हैं जो बैंकों से चुरा लिए गए। जो लोन 5 लाख करोड़ से माफ पिछले 6-7 सालों में, 5 सालों में कर दिए गए। ये पैसा जो लूट रहा है, जो आम आदमी के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है या उसके घर में खाना कम हो रहा है, जैसे डिमोनेटाइजेशन कर दी, उसका भी गुस्सा तो आतंकवादियों पे, यानी कि जो इनकी नजर में जो ये बोलते कुछ है करते कुछ है, मुसलमानों के ऊपर ही उतारना चाह रहे थे। कोरोना का गुस्सा मुसलमानों के ऊपर उतारने की चेष्टा की ना इन्होंने। गलती कहीं और हो रही है, गलती सरकार से हो रही है। कोरोना में गुस्सा उन पे उतारा जाता है, पब्लिक को भड़काया जाता है। तो वहां भी जो गुस्सा है वो पैसे की चोरी की वजह से है। देश में इकोनॉमिक कमजोरी आ रही है कुछ लोगों की लूट की वजह से। देश खुशहाल नहीं रह रहा वहां पे, कुछ लोग, उसका गुस्सा कहां उतारा जा रहा है? भारतीयों पे, क्योंकि वो विदेशी हैं। इसी सवाल को आगे बढ़ाया जाए तो आपने अगर अध्ययन किया हो अफ्रीका पे, तो ऐसा तो है नहीं कि पहली बार इंडियंस पे वहां पे हमले हो रहे हैं। युगांडा और कई देशों में वहां पे लगातार इंडियंस पे हमले हो ही रहे हैं पिछले 30-40 साल से। आज के हमले को इस तरीके से जोड़ना जो इंडिया के हालात हैं, क्या ये ठीक है? एकदम ठीक इसलिए है क्योंकि उसकी 100 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। पूरा डरबन सिटी मैं देख रहा था, धुएं से भर गया है। डरबन सिटी आप समझिए, क्वाज़ुलु नटाल एक वहां का डिस्ट्रिक्ट, वो स्टेट है, वहां पे इंडियंस बहुत ज्यादा मजबूत हैं जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। तो वहां के लोगों को टीवी पे मैं देख रहा था, और मजेदार बात यह है कि रिपब्लिक टीवी पे और दूसरे टीवी पे देख रहा था, इंटरनेशनल टीवी पे। वहां पे लोग कह रहे हैं कि हम तो भारत से सैकड़ों साल पहले आए थे, हम तो साउथ अफ्रीकन है, हम भारतीय नहीं है, हमारा किसी और देश से ताल्लुक थोड़ी, हम तो साउथ अफ्रीकन है, हमें भारतीय कह के मत मारो, हम तो साउथ अफ्रीकन है। वहां पे जो इस तरह की हालात, जो 84 के दंगों जैसी हालात बन गए हैं वहां पे, उसे देख के मेरा दिल दहल गया। मैं इसीलिए डर रहा हूं कि ये चीज इस लेवल पे कभी नहीं हुई है, किसी देश में नहीं हुई है। अब मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, छोटे मोटे लेवल पे छुटपुट में मैं वही कह रहा हूं ना कि कोई आदमी गलती करता है तो कुछ छोटी मोटी जगह, कुछ मोहल्लों में या कुछ एक आध सिटी में प्रॉब्लम हुई, मगर इतने बड़े हमले, इतने बड़े लेवल पे हमले ये कभी नहीं हुए हैं। और इसकी सीख जो है मुझे साफ नजर आ रहा है कि यहां जो फॉर्मूला ये इख्तियार कर रहे हैं और उससे एक पॉलिटिकल फायदा भी उठा रहे हैं। आप दूसरी बात भी ध्यान से समझिए,
जी। इस नफरत की राजनीति से पॉलिटिकल फायदा उठा रही है एक पॉलिटिकल सोच मनुवादी की जो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की। वो फॉर्मूला वहां के पॉलिटिकल लोग भी इख्तियार कर रहे हैं शायद, तो इसको रोकना बहुत जरूरी है समस्त भारतीयों के लिए, और खास तौर पे जो हमारे एनआरआई भारतीय हैं उनके साथ अभी हमें पूरे देश को खड़ा होना चाहिए उनकी मदद के लिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि उनके साथ पूरे देश को खड़े होना चाहिए, और आपके पास कुछ जो है सलाह मशवरा भी है, आप कुछ राय भी देना चाहते हैं, तो वो क्या राय है आपके पास? मेरी राय ये है कि जो ये नफरत का माहौल पैदा करने में कामयाब हुए हैं, गुप्ता फैमिली की वजह से हुए हैं कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस वहां पे, तो हमें सहारनपुर है जैसे, और हमें अपनी देश के ऊपर भी सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि यहाँ पे कम से कम भारत में जितने एसेट्स हैं उनके गुप्ता परिवार के, वो अटैच करके साउथ अफ्रीका की सरकार को दे दिए जाएं कि जो उन्होंने चोरी का माल वहां से लाया था भारत की सरकार वो वापस कर रही होगी। तो एक वहां के लोगों पे जो ये झूठा नैरेटिव भारतीयों के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, वो नैरेटिव की आग थोड़ी शांत होगी। दूसरा, यहां पे भी अगर इनमें भारत के लिए, जो इसके ऊपर मुझे बहुत डाउट है, इतना सा भी समझ है, तो ये जो नैरेटिव मुसलमानों के लिए पैदा कर रहे हैं इसको तुरंत प्रभाव से रोक देना चाहिए। तीसरी चीज जो हम लोगों के हाथ में है, हम लोग इसके लिए यहाँ पे सेमिनार भी करेंगे एक, और जो ये बताएंगे कि ये जो गुप्ता परिवार है इसको भारत से मत जोड़ें, भारतीयों से मत जोड़ें। हमारे पास भी जो भारतीय अपने आप को कहते हैं, मेहुल चौकसी, मोदी, नीरव मोदी, कितने मोदी, ये सब चोरी करके हमारे देश को ही लूट रहे हैं। तो आम जनता से साउथ अफ्रीका की हम भारतीय अपने आप को जोड़ना चाहेंगे कि हम दोनों की भावनाएं, हम दोनों की पीड़ाएं, हम दोनों की दुख तकलीफ एक ही है। तो हम कमजोर लोग जो हैं, जैसे यहाँ अम्बेडकरवादी लोग हैं, वैसे वहां भी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो सताए गए हैं इस प्रकार के चोरों से, वो हम आपस में अलायंस बनाएं और आपस में कमजोर लोगों को तंग ना करें। ठीक है, आपस में अलायंस बनाए और कमजोर लोगों को तंग ना किया जा सके, कुछ ऐसा करें। लेकिन आप बार बार आरएसएस का जिक्र कर रहे हैं, आपको नहीं लगता आरएसएस ने अभी हृदय परिवर्तन कर लिया है? मोहन भागवत कह रहे हैं सबका डीएनए एक ही है, क्या आप तो उनको टारगेट करना छोड़ दीजिए? नहीं नहीं नहीं, अगर हृदय परिवर्तन कर ले तो हम उनकी मुखालफत छोड़ देंगे, लेकिन हमें पता है वो हृदय परिवर्तन कभी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो बुनियादी सोच है वही मनुवादी सोच है। ये परेशानी है, अगर अम्बेडकरवादी सोच होती तो हमारी लड़ाई नहीं होती उनसे। उनकी सारी सोच जो ज़ायनिस्ट फोर्सेस की सोच है, उनकी सोच एक होती है कि कुछ लोग ज्यादा लोगों का, मतलब सब लोगों का हक छीन कर वो अपने पास कब्जे में कर लें। अगर ये सोच उनकी बदल जाए तो वो तो संगठन ही खत्म हो जाएंगे। जैसे इजराइल भी है, उसकी बुनियाद क्या है? बुनियाद सिर्फ ये है कि जो ज़ायनिस्ट फोर्सेस हैं, और मैं यहूदी फोर्सेस नहीं कह रहा हूं, उसमें दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। जो यहूदी लोग भी हैं उनकी भी सिर्फ 2% पॉपुलेशन है जो एक्सप्लॉयटेशन कर रही है जी। अमेरिका में भी 1% से भी कम है ज़ायनिस्ट लोग, जो सारे बिजनेसेस अमेरिका के आम लोगों का हक छीन के अपने कब्जे में कर रहे हैं। तो इनकी तो सोच ही इस पे, मतलब इनकी कैपिटलिस्ट जो थ्योरी है वो कामयाबी इसी बात पे होती है कि ज्यादा लोगों का हक, कुछ झूठे सपने दिखा के, अमेरिकन ड्रीम दिखा के ज्यादा लोगों का हक जो है अपने कब्जे में किया जाए। यही तो उनकी बेसिक थ्योरी है। तो वो कह कुछ रहे हैं, लेकिन जमीन पे क्या हो रहा है? या तो अब इसमें दो चीजें आती हैं, अगर मोहन भागवत जी पे ही आ जाए सीधा, या तो आरएसएस एक डिसिप्लिन फोर्स नहीं है, एफएसएड है कि जिसकी जो मर्जी आती है वो करता है, या तो ये बताएं। वरना मोहन भागवत जी ने ये कह दिया तो जमीन पे क्या हो रहा है? जमीन पे तो वही कार्य हो रहे हैं आज भी। अगले दिन स्वामी नित्यानंद क्या कहते हैं, दूसरे लोग इनके क्या कहते हैं कि हम आग लगा देंगे, मार देंगे, हम गोली मार देंगे, बम से उड़ा देंगे, ये सब बातें करते हैं। तो क्या आरएसएस एक इनडिसिप्लिन फोर्स है? तो या तो मोहन भागवत जी ये कहे कि हमारा किसी पे कोई कंट्रोल नहीं चलता, ना हम किसी को अपनी बात मनवा सकते हैं, हम तो एक, या दूसरी बात यह है कि वो दुनिया को दिखाने के लिए एक बात बोलते हैं, अंदर से इशारा करके कह रहे हैं कि तुम लोग वही काम करो, हम अपनी छवि सुधारने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे ये बोल रहे हैं, मगर काम वही करना है जो करना है। ठीक है, कहीं आप जो ये आरएसएस को रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं साउथ अफ्रीका वाले मामले से, और कह रहे हैं कि आरएसएस की सोच ही वहां पे काम कर रही है, आरएसएस जैसी सोच काम कर रही है, ऐसा करके कहीं आरएसएस को आप ज्यादा बड़ा पेश तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जो क्रिमिनल सोच होती है, जो बुराई होती है, वो बहुत ल्यूक्रेटिव होती है, यानी कि अच्छी लगती है, क्योंकि उसके शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स आते हैं। जैसे वहां पे कुछ पॉलिटिकल ताकतें अभी
भारतीयों को टारगेट करके, हम्म, भारत को टारगेट करके, देखिए समझिए कितनी बड़ी बात कह रहा हूं, हम्म, वहां पे नफरत का माहौल पैदा करके कंसोलिडेशन पॉलिटिकल करना चाहते हैं। ठीक है। तो ये चीज, ये फॉर्मूला बेईमानी का फॉर्मूला, नाइंसाफी का फॉर्मूला, तो पॉलिटिकल ताकतों को बहुत अच्छे से समझ में आता है ना। तो ये फॉर्मूला सब जगह रेप्लिकेट होगा। इससे मैं खुद बहुत डर गया हूं इस बात से। मैं हालांकि डरने वाला इंसान नहीं हूं, लेकिन इस सोच से कि हमारे जो भारतीय हैं पूरे दुनिया में, उनको कितने खतरे के माहौल में अब जीना पड़ेगा हर जगह, मुझे बहुत चिंता है। नहीं, आपकी चिंता वाजिब है, मान लेते हैं, लेकिन आप इसमें आरएसएस का जिक्र करके कहीं ये दिखाने बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं लोगों के सामने, ऐसा मैसेज नहीं जाएगा अरे आरएसएस अब भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी बहुत सारे देशों को जो है प्रभावित करने की, वहां की पॉलिटिक्स को प्रभावित करने की क्षमता रखा है, बहुत बड़ा संगठन हो चुका है, लोग डरेंगे नहीं? और नहीं, डरे या नहीं डरे, लेकिन ये फैक्ट है। तो अब या तो डर के लोग इनके और पैरों में गिर जाएंगे, या फिर इनकी मुखालफत करेंगे पूरे भारतीयों को बचाने के लिए पूरी दुनिया में। दो ही चीजें हो सकती हैं। हम तो यही कहेंगे कि इनकी मुखालफत होनी चाहिए। इन लोगों को अगर हम शांत करेंगे तो ये गंदी चीजें, ये बुराइयां दूसरी जगह भारतीयों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तो ये हमारी कोशिश है, हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं। हम सोचते हैं हम सच्चाई के रास्ते पे हैं, इससे भारतीयों का, भारत का भी फायदा होगा और पूरे दुनिया में भारतीयों का फायदा होगा। बाकी ये गलत बुराई तो आराम से सीखता ही है आदमी। आप देखिए स्मैक और ये ड्रग्स का बिजनेस भी कैसे होता है जी, पहले एक दूसरे को देख के सीखते हैं। तो इसी तरीके से होता है ना, बुरे काम तो देख के जल्दी आदमी सीखता है, अच्छाई करने में थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ा मुश्किल रास्ता होता है। मगर सच्चाई यही है, आरएसएस पॉपुलर हो रही है, लेकिन इस वजह से कि पूरे दुनिया में भारतीयों को कमजोर करे, भारतीयों को पिटवाए, इस काम के लिए आरएसएस पॉपुलर हो रही है, इसको मैं मानता हूं। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने इस मुद्दे पे उठाया और इस मुद्दे पे एक चिंता जाहिर की कि देखिए जो सोच है ना, ये रुकती तो है नहीं। आज हम यहाँ किसी समुदाय पे कुछ काम करेंगे और वो तमाम खबरें इंटरनेशनली तौर पे जाएंगी, तो हो सकता है वहां की कम्युनिटी को लगे कि अच्छा ये हमारे यहाँ पे ये बोझ बने हुए हैं, जैसे कहा गया कि बांग्लादेशी जो है वो दीमक की तरह है, ये हमें खा रहे हैं। और आज तक ये नहीं बताया गया कि कितने बांग्लादेशी यहाँ हैं जब वहां की सरकार पूछती है, लेकिन राजनीतिक तौर पर उनके खिलाफ एक नफरत बनाई जाती है और उसके फिर सामने जो चेहरा खड़ा किया जाता है वो मुस्लिम होता है। ये आपने बताने की कोशिश की, फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।